नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सोनाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के ठाणे से आ रही है, जहां हाईवे निर्माण के दौरान गर्डर लॉन्चिंग मशीन नीचे आ गिरी और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा ठाणे के शाहपुर सरलांबे इलाके में हुआ है, जहां समृद्धि हाईवे पुल के 3rd फेज का काम चल रहा था और इसी दौरान पुल के 2 खंभों पर स्लैब की लॉन्चिंग के दौरान क्रेन और स्लैब दोनों करीब 100 फीट नीचे आ गिरे। बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रही है, जिसके नीचे दबने से 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जाए, लेकिन 15 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईवे निर्माण के दौरान गर्डर लॉन्चिंग मशीन नीचे आ गिरी और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम वहां मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए, लोगों को बचाया जा सके अगर लोग उसमें फंसे हुए हैं। हादसा ठाणे के शाहपुर सरलांबे इलाके में हुआ है। तो ये बेहद दर्दनाक हादसा आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कम से कम नहीं तो 3 से 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, हालात का जायजा लिया जा रहा है कि आखिर किस तरह से यह हादसा हुआ। और आपको बता दें कि जहां हाईवे पुल के 3rd फेज का काम चल रहा था और इसी दौरान पुल के 2 खंभों पर स्लैब की लॉन्चिंग के दौरान क्रेन और स्लैब दोनों करीब 100 फीट नीचे आ गिरे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 फीट से जो चीज नीचे गिरी उसमें लोग दब गए, कई लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की इसमें मौत हो गई। तो इसमें दबने से कम 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 से 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। ठाणे से दर्दनाक हादसा आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र की ये खबर है और ये हादसा बेहद दर्दनाक है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे से खबर आपको दिखा रहे हैं, एक हाईवे निर्माण के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर 100 फीट नीचे ये पूरी क्रेन गिरी और उसके बाद ये मौत हो गई। तो देखिए, हरियाणा के नूह से जहां सोमवार को शोभा यात्रा पर हुए पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद नूह में कर्फ्यू लगा है और इसके बाद इंटरनेट सर्विसेज को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। नूह से निकली हिंसा की आग के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई है और स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। नूह में हुई हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों की मौत भी हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ये बड़ा हादसा आपको बता रही है। सोमवार को हरियाणा में हिंदू संगठनों की ब्रज मंडल यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन नूह से जब ये यात्रा गुजर रही थी उसी दौरान यात्रियों और उनकी गाड़ियों पर यह पथराव शुरू हो गया, जो देखते ही देखते पत्थरबाजी के बाद तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा में बदल गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और यहाँ पर लोग उपद्रव मचा रहे हैं। मेवात के नल्हड़ मंदिर से रेस्क्यू कराकर पुलिस लाइन पर पहुंची और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। आसपास जहां भी कैमरे की नजर जाएगी, ये वो लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू कराकर पुलिस यहाँ पहुंची है। कई लोग हैं जो बात करने के लिए, आप बताएंगे क्या हुआ, क्या था वहां पर? कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं की जो वहां मंदिर में जल चढ़ा के पहली बस गई, उसको ठीक 1 किलोमीटर आगे जला दिया गया। उसके साथ 14-15 गाड़ियों को जला दिया। कुछ भीड़ फिर हिंदुओं की गई, उन्होंने कहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई देखा तो भाई उनके बच्चों को उठा के लेके गए हैं। आप एक बताओ, ये सब बिना गाड़ी के हैं, कैसे तो गए होंगे वहां साधन से, वहां बसें तो नहीं जाती है, सब बिना गाड़ी के। AK-47 से हमला हुआ है। अगर 5 किलोमीटर मंदिर है, वहां से गोली अगर नीचे लग रही है ना, वीडियो है सबके पास, फोन डेड है लेकिन कल को जाएगी। कहा क्या पहाड़ों से गोलियां चल रही हैं? मंदिर में नहीं, आमने सामने। प्राचीन नल्हड़ मंदिर
शिव मंदिर है ये, चारों ओर तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तीनों ओर से गोलियां चल रही थी, कभी इधर ओर से चलती तो हम भाग के इधर जाते, फिर यहाँ से चलती तो यहाँ। एसपी मैम आई, पुलिस फोर्स आई, हमें लगा उन्होंने कवर फायरिंग मतलब बैक फायरिंग की थी वापस, हमें लगा अब नहीं करेंगे। उन पर भी आधा घंटा तक रुक रुक कर फायरिंग हुई, आधा पौना घंटा तक, लास्ट तक। SHO घायल हुए। कितने लोग थे आप लोग जो फंसे हुए थे मंदिर के अंदर? कितने अंदाजा कितने लोग होंगे? 6-7 हज़ार आदमी थे। यात्रा में लगभग 25,000 आदमी आने थे, कुछ निकल गए, कुछ रुक गए रास्ते में ही। 7,000 में लगभग 3,000 लेडीज थी। कितने घंटों तक, आपसे भी बात की, कितने घंटों तक आप फंसे रहे वहाँ पर? हम 7 घंटे फंसे रहे, जिसमें हमने पुलिस की प्रशासन की सहायता में 6 से 7 घंटे बाद ही मिली है। 14 साल के लड़के थे जो असला चलाने में पूरी तरह से माहिर थे, और ये प्लानिंग 6 महीने से पहले की गई थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ था, और मंदिर की 500 मीटर की दूरी पर अगर प्रशासन पुलिस बहुत लेट पहुंची। शुरुआत जब आप वहाँ पर फंसे हुए थे, सब लोग, कोई पुलिसकर्मी नहीं था? कोई नहीं था जी, बस सरकार सारे भगे थे जी। ये लगा लो शुरू बड़ा साफ था हमारा, अगर अब थोड़ी देर और पुलिस ना पहुंचे तो बिल्कुल पूरा 4 मई से पहाड़ों में से गोलियां चलाई आमने सामने से। किसी भाई के तो जांग पे लगे, किसी भाई के पेट में लगे, एक भाई के माथे पे छू के गई है गोली। अभी मंदिर चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है, पहाड़ी के ऊपर से ही, जैसा लोगों ने बताया, लगातार फायरिंग हो रही थी। मंदिर के बाहर करीब 50 से भी ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, और जब आखिरकार शाम को पुलिस वहां पर पहुंची, तब इनको रेस्क्यू कराकर सुरक्षित वापस लाया गया है। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज, मेवात। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, देखिए हर रहस्य से उठेगा पर्दा, हर सवाल का मिलेगा आपको जवाब, क्योंकि अब खुलेगा हर सस्पेंस। कराची से लाहौर तक आसमान में मंडराती मौत, खतरे में जान, टारगेट पर उड़ते हुए यात्री विमान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेरर, आसमान में प्लेन किलर, प्लान भस्मासुर, पाकिस्तान में प्लेन पर हमले का सस्पेंस। तो देखिए पाकिस्तान में धमाके पर धमाके हो रहे हैं। रविवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए ब्लास्ट में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। मतलब पाकिस्तान ने आतंक के जिन जहरीले सांपों को पाला पोसा, अब वो वही पाकिस्तान को डस रही है। लेकिन खतरा अब सिर्फ पाकिस्तान की धरती पर नहीं है, पाकिस्तान के आसमान में भी आतंक की दहशत मंडराने लगी है। लेकिन कैसे पाकिस्तान के आतंकी भस्मासुर कराची से लाहौर तक आसमान में हवाई हमले का सस्पेंस आपको दिखाते हैं। ये खतरा बहुत बड़ा है। ये खतरा पाकिस्तान के आसमान में मौत की तरह मंडरा रहा है। ये अनहोनी पाकिस्तान में किसी भी दिन, किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि जिन्ना लैंड की जमीन पर पल रहे आतंकी अब आसमान में अपना टारगेट ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान के आसमान से गुजरने वाले विमान आतंकियों के निशाने पर है। ये सिर्फ खबर नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। और इसलिए यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी कर एयरलाइंस को एक बड़े खतरे से आगाह भी किया है। पाकिस्तान के आसमान में खतरे की घंटी। एयर ऑपरेटर्स के लिए बड़ी चेतावनी। आतंकियों के पास मैनपैक्स हथियार।
जमीन पर साजिश, आसमान में शिकार। पाकिस्तान में प्लेन किलर का सस्पेंस। तो स्पेशल रिपोर्ट में एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे से आ रही है, जहां पर हाईवे निर्माण के दौरान गर्डर लॉन्चिंग मशीन नीचे आ गिरी और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा ठाणे के शाहपुर सरलांबे इलाके में हुआ है, जहां पर समृद्धि हाईवे पुल के 3rd फेज का काम चल रहा था और इसी दौरान पुल के 2 खंभों पर स्लैब की लॉन्चिंग के दौरान क्रेन और स्लैब दोनों करीब 100 फुट नीचे आ गए, जिसके नीचे दबने से 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मौके पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से और सत्यम हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सत्यम, क्या कुछ हुआ और हादसा आखिर कैसे हुआ, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी सोनल, देर रात मुंबई के सटे हुए थाने इलाके में जो शाहपुर है, इस जगह पे काम चल रहा था। समृद्धि महामार्ग फेज 3 का काम चल रहा था। दिन और रात दोनों टप्पे में ही काम है समृद्धि महामार्ग का, काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। रात 11:30-12 बजे के करीब है जो मेट्रो जो स्लैब है, स्लैब और क्रेन दोनों गिरने की वजह से इस जगह पे 9 इंजीनियर और 15 कर्मचारी काम कर रहे थे। सभी लोग स्लैब के नीचे दब गए थे। फिलहाल 15 जन की मृत्यु होने की जो खबर जानकारी सामने आ रही है। 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको शाहपुर तालुका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल 6 से 7 लोग इस जगह गार्डर जो लोखंड का बड़ा ये जगह पुल दिख रहा है, इसके नीचे दबे होने की आशंका बताई जा रही है। एनडीआरएफ की 2 टीम है घटनास्थल पर दाखिल हो गई है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में इस जगह पर रेस्क्यू बचाव कार्य जो है चल रहा है। काफ़ी अंदर रास्ता होने की वजह से काफ़ी दिक्कत रेस्क्यू में हो रहा है। फिलहाल जो काम है समृद्धि महामार्ग 3 का जो फेज 3 का, उसका दिन और रात दोनों समय में काम चल रहा था। रात 11:30 बजे का ये दर्दनाक घटना है। देखेंगे तो पूरी तरह से बड़ा सा एक पुल है, पूरी तरह से पुल जो 100 फुट नीचे से नीचे गिरी है और जिसमें बड़े संख्या में का जो मजदूर थे काम कर रहे थे, सभी इसके नीचे दब गए थे। फिलहाल रेस्क्यू काम है शुरू है, देर रात से ही रेस्क्यू काम शुरू है। लोखंड का जो चैनल है पूरी तरह से एनडीआरएफ की मदद से पूरी तरह से चैनल काट कर जो लोग इसके अंदर फंसे हुए होने की आशंका बताई जा रही है, उन सबको देखो रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो समृद्धि महामार्ग का जो काम है पूरी तरह से दिन और रात में चालू होने की वजह से रात 11:30 बजे के जो सुरक्षा तो बताया जा रहा है क्रेन की सुरक्षा में चूक होने की वजह से क्रेन और पुल जो है दोनों नीचे गिरने की वजह से सभी लोग इसके नीचे दब गए थे। फिलहाल प्राथमिक जो जानकारी मिल रही, अभी रेस्क्यू किया जा रहा है और इसके नीचे जो दबे हुए उनको निकालने का काम किया जा रहा है। सोनल, सत्यम, साथ ही प्रशासन की तरफ से कुछ सामने खबर आ पाई है? जी, प्राथमिक जो जानकारी मिल रही है प्रशासन की तरफ से बचाव कार्य अभी फिलहाल चल रहा है। वो मुंबई यहाँ शाहपुर के पुलिस हो या स्थानिक पुलिस हो या यहाँ के जो लोकल प्रशासन या समृद्धि महामार्ग बनाने वाले जो प्रशासन हो, इन सभी लोग घटनास्थल पे है। हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो चैन है, पूरा पुल है, पूरी तरह से धाराशाह हो गया, नीचे गिर गया है। जेसीबी और क्रेन की मदद से दूसरी क्रेन मंगाई गई, उसकी मदद से पूरी तरह से ये जो मलबा है ये पूरी तरह बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन बड़ा मलबा होने की वजह से, लोखंड का बड़ा पुल होने की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना किया जा रहा है, लेकिन करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की 2 टीम है सुबह पहुंची हुई है। एनडीआरएफ के मदद से पूरी तरह से ये जितना रेस्क्यू करने का टीम का जो काम चल रहा है वो फिलहाल चल रहा है। कुछ 6 से 7 लोग अंदर मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। उनको ही उनका ही सर्च ऑपरेशन, उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सोना,
ठीक है सत्यम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर हाईवे निर्माण के दौरान गर्डर लॉन्चिंग मशीन नीचे आ गिरी और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अभी अभी ये भी जानकारी मिली है कि 6 से 7 लोग अभी दबे हुए हैं मलबे में और रेस्क्यू टीम ये कोशिश कर रही है कि उन लोगों को निकाला जा सके। तो ये बड़ा हादसा, पुल निर्माण के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 100 फीट ऊंची क्रेन नीचे आ गिरी और तुरंत 15 लोग उसमें दबकर उनकी मौत हो गई और 4 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि मलबे में फंसे लोगों को निकाला जा सके। आपको बता दें, हादसा ठाणे के शाहपुर सरलांबे इलाके में हुआ है, जहां पर समृद्धि हाईवे पुल के 3rd फेज का काम चल रहा था और इसी दौरान पुल के 2 खंभों पर स्लैब की लॉन्चिंग के दौरान क्रेन और स्लैब दोनों करीब 100 फीट नीचे आ गिरी, जिसके बाद नीचे जो लोग मौजूद थे उसमें कम से कम नहीं तो 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हादसा हुआ। अभी वहां पर मलबा मौजूद है, जो क्रेन नीचे आ गई थी वो वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो मलबे में इस वक्त दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके। पुलिस वहां पर मौजूद है, हालात का जायजा लिया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 15 लोगों की मौत हो गई है, क्रेन और स्लैब गिरी है, उसके बाद 15 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा करीब कल रात 11:30 बजे हुआ है और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू टीम जो है वहां पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि वहां पर ये बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इसमें 15 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और अभी 6 से 7 लोग मलबे में दबे होने की उनकी आशंका है। पुल निर्माण के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देखेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। ये सुबह की तस्वीर है कि किस तरह से रात को जो हादसा हुआ, उसके बाद ये हादसा कैसा दिख रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कितना भयानक ये हादसा हुआ होगा। तुरंत 15 लोगों की उस क्रेन में दबकर मौत हो गई। 100 फीट ऊंचाई से ये क्रेन गिरी, जिसके बाद नीचे जो लोग मौजूद थे, जो कर्मचारी थे, उनकी मौत हो गई। सत्यम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, साथ ही ये भी बताइए कि जो अभी आपने बताया कि 6 से 7 लोगों की इसमें दबने होने की आशंका है, अभी तक क्या लेकर उनको अपडेट है? रेस्क्यू टीम ने क्या उनको अभी तक रेस्क्यू किया है और कितना समय लग सकता है? जी सोनल, देर रात से ही रेस्क्यू टीम रेस्क्यू कर रही है। फिलहाल तस्वीरों देखकर तस्वीरें में साफ साफ दिख रहा है, काफ़ी बड़ा पुल है, लोखंड का पुल है, जो गार्डर जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से ऊपर इसको क्रेन के मदद से लगाया जा रहा था, लेकिन क्रेन के साथ पुल गिरने की वजह से 9 इंजीनियर बताया जा रहा है, बाकी 15 कर्मचारी बताए जो हाईवे का ये समृद्धि महामार्ग का निर्माण कर रहे थे। ऐसे सभी लोग हैं इसके नीचे दब गए थे। फिलहाल जो बताया जा रहा है 15 लोग का आंकड़ा सामने आया है, 15 लोगों का मृत्यु होने का खबर है। 9 लोग जो है इंजीनियर है इसमें, जो रात को देख रेख कर रहे थे, उनके ही देख रेख के नीचे ये पूरे काम चल रहा था रात में। और 11:30 बजे की जब घटना हुई उस समय कुछ लोगों को बचा लिया गया था। 3 से 4 लोग जो है जख्मी हो, उनको शाहपुर के जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती कराया गया है। फिलहाल 6 से 7 लोग मलबे के नीचे दबे होने की आशंका बताई जा रही है। एनडीआरएफ की 2 टीम कुछ देर पहले ही यहाँ दाखिल हुई है, पहुँची हुई है और एनडीआरएफ की जो टीम है वो कटर के माध्यम से, गैस कटर के माध्यम से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो लोखंड का बड़ा पुल है उसको काट के अलग करके उसके नीचे जो दबे हुए लोग हो सकते हैं, जिसको आशंका जताई जा रही है दबे होने को, उनको निकालने की फिलहाल कोशिश है एनडीआरएफ की तरफ से या लोकल प्रशासन के माध्यम से शुरू है। फिलहाल मलबा बहुत बड़ा है, मलबा बड़ा होने की वजह से काफ़ी समय लग सकता है। देर रात से ही रेस्क्यू यहाँ से चल रही है। रात में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, काम जो है पुल का निर्माण का काम चल रहा था, उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। लगभग 15 मजदूरों की मौत होने की खबर
ठीक है सोनल सामने सत्यम, आ रही है। लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी का। और महाराष्ट्र के ठाणे से ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। जो भी कुछ अपडेट होगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि ट्रूथ हर्ट्स बट लाइज कैन किल। मतलब ये कि सच सिर्फ दुख देता है लेकिन झूठ जान ले सकता है। ये कहावत चीन के मामले में 100% सच है। चीन के एक झूठ में दुनिया के 60 लाख लोगों की जान ले ली है। कोरोना को लेकर एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि अगर वायरस वाला पाप छिपाने के लिए चीन झूठ पर झूठ नहीं बोलता तो 60 लाख लोग आज जिंदा होते। लेकिन 2020 में जिस चीन ने कुदरत के कानून के खिलाफ जाकर जानलेवा वायरस बनाया है, 3 साल बाद यानी कि 2023 यानी कि इस साल में कुदरत उसी चीन के गुरूर को खाक में मिला रही है। चीन ने आसमानी आफत का खौफनाक कहर टूटा है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक का वजूद सैलाब में संकट में है। लेकिन दुनिया चीन के उस वाटर बम को लेकर सहमी हुई है जो 20 एटम बम के बराबर तबाही ला सकता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और बड़े गौर से देखिएगा कि चीन में कुदरत की विनाश लीला का ये वो सच्चा प्रमाण है जो बीजिंग से लेकर शंघाई तक जल प्रहार की पूरी हकीकत सामने रखता है। आसमान से बरसती बूंदें जब रौद्र रूप लेती हैं तो ऐसा ही होता है। बादल जब विनाश पर आ जाते हैं तो ऐसा ही होता है। इंसान की काबिलियत और हैसियत को जब कुदरत आईना दिखाती है तो ऐसा ही होता है। चीन में यही हो रहा है। जिन चमचमाती सड़कों से चीन ने दुनिया को चौंकाया वो पाताल में समा चुकी है। बीजिंग की जो इमारतें अपनी बुलंदी पर इतराती थी उनकी नींव सैलाब ने हिला दी। सैलाब क्या आया? ऐसा आया कि घर मकान, खेत खलिहान, दुकान, सामान सब बहा। बीजिंग में प्रलय का मंजर है। वुहान में जमीन नजर नहीं आती। शंघाई के सैलाब में समाने का संकट है। सवाल यह है कि माओ के मुल्क का यह हाल हुआ तो क्यों हुआ? चीन में डोस्करी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई। तूफान की वजह से 40 इंच बारिश हुई। बीजिंग, शंघाई का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से 40,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये चीन के गुरूर टूटने का तमाशा है जो बताता है कि दुनिया का दादा बनने का ख्वाब देखने वाला माओ का मुल्क कुदरत के आगे कितना बौना है। यकीन ना हो तो इस मंजर को देख लीजिए। डोस्करी तूफान ने चीन के फुजियान प्रोविंस में सबसे पहले दस्तक दी। तूफान के आते ही भयंकर बारिश शुरू हो गई। चंद घंटों में ही इतना पानी बरस गया कि कारों से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां तक सैलाब में समा गई। पानी इतनी तेजी से आया कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। फुजियान में एक शख्स कार समेत सैलाब में बह गया। कार पत्थरों से टकराकर बीच मझधार में अटक गई। खबर मिली तो बचाव कर्मी पहुंचे। हेलीकॉप्टर के जरिए शख्स को रेस्क्यू किया गया। फुजियान ही नहीं, बीजिंग से शंघाई तक डोस्करी तूफान के कहर से हाहाकार है। डोस्करी 17 साल बाद चीन में सबसे ताकतवर तूफान है। इससे पहले 2006 में साओमी तूफान ने तबाही मचाई। डोस्करी के डर से बीजिंग के हुक्मरान हलकान हो चुके हैं। बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी हो रही है। बीजिंग, तियानजिन, हेबेई, शांक्सी और हेनान प्रांतों में इमरजेंसी रिस्पांस ऑर्डर को लेवल 2 पर अपग्रेड कर दिया गया है। बावजूद इसके राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इतना जरूर है कि चीनियों में एक दूसरे की जान बचाने का जज्बा जरा भी कम नहीं हुआ है। इस तस्वीर को ही गौर से देख लीजिए। बीजिंग में एक बस ड्राइवर पानी में समाई सड़क पर धीमी रफ्तार से बढ़ रहा था। इसी दौरान ड्राइवर की नजर एक दीवार के मलबे पर गई। मलबे के नीचे एक बुजुर्ग दबे हुए थे। बस ड्राइवर ने आनन फानन में सीट बेल्ट उतारी और बाढ़ की परवाह किए बगैर तेजी से बुजुर्ग को बचाने दौड़ पड़ा। ड्राइवर की हिम्मत देख बाकी लोग भी मदद के लिए आगे आते गए और सभी ने मिलकर बुजुर्ग शख्स को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया। कुदरत से लड़ने का चीनियों का हौसला कमाल का है। लेकिन सवाल यह है कि चीन में ऐसी भयंकर बाढ़ आती ही क्यों?
गर्मी के मौसम में चीन में बाढ़ और बारिश काफ़ी आम है, लेकिन पिछले कुछ साल से चीन में बाढ़ जो है वो अपना विकराल रूप लेने लगी है। साल 2021 यानी 2 साल पहले चीन में बाढ़ ने अपने 1000 सालों का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। सवाल ये है कि कुदरत का रौद्र रूप के पीछे क्या चीनियों की खुद की कारस्तानी तो नहीं? जिनपिंग के मुल्क में ये सैलाब यूं ही नहीं आया। शंघाई से हुबेई तक तबाही का मंजर यूं ही नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुदरत से खिलवाड़ है। चीन में बाढ़ के कैलकुलेशन को ऐसे समझिए। बीजिंग की सरकार के मुताबिक चीन में 98,000 से ज्यादा बांध हैं। दुनिया में इतने बांध किसी भी देश में नहीं है। इनमें से एक बांध तो इतना बड़ा है कि जो टूटा तो आधे चीन को बहा ले जाएगा। चीन के इस बांध का नाम थ्री गॉर्जेस डैम है। ये डैम हुबेई प्रोविंस में एशिया की सबसे लंबी यांगसी नदी पर बना है। थ्री गॉर्जेस डैम की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। ये डैम 15 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। इस भीमकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 18 साल में बनकर तैयार हुआ। बांध का निर्माण कार्य साल 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में बनकर तैयार हुआ था। चीन का यह डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जहां इतनी बिजली बनाई जाती है जिससे कई देश रोशन किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। ये इतनी ज्यादा स्टील है कि इससे कई एफएल टावर बनाए जा सकते हैं। इस बांध में इतना पानी इकट्ठा किया गया है कि इसने धरती के घूमने की रफ्तार ही बदल दी थी। चीन के थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई। एक दिन का वक्त करीब 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया। कहा यह जाता है कि इस बांध की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर तक खिसक गए हैं। जिस तरह से चीन में बारिश हो रही है, ऐसे में सवाल यह है कि अगर थ्री गॉर्जेस बांध टूटता है तो क्या होगा? कयामत आ जाएगी, कयामत। तबाही का ऐसा मंजर होगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। चीन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो जाएंगे, बस्तियां तबाह हो जाएंगी, शंघाई का नामो निशान मिट सकता है। हर तरफ बर्बादी की ऐसी दास्तान होगी जिसे नस्लें नहीं भूल पाएंगी। इसकी वजह भी है। चीन के थ्री गॉर्जेस डैम में 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद है। यह डैम 20 न्यूक्लियर रिएक्टर के बराबर बिजली पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांध के टूटने से 40 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। – 2020 में भी बांध के टूटने के खतरे की आशंका जताई गई थी। चीन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इस साल डोस्करी तूफान के बाद चीन की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से थ्री गॉर्जेस डैम का लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में थ्री गॉर्जेस डैम किसी टाइम बम से कम नहीं है। अब देखिए, कहा जाता है कि जब जहर उगलने वाली जुबान से शहद टपकने लगे तो दुश्मन के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। वजूद में आने के बाद से ही भारत के खिलाफ नफरत पालने वाला पाकिस्तान की थाली खाली क्या हुई। पाकिस्तानियों का लहजा और लफ्ज बदल गए। पाकिस्तानी कैसे हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो कंट्री है वो आपको किस तरह की लगती है, कैसे लगती है? बहुत अच्छी। उनकी जो एक आदत है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। इंडियन कल्चर की कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि मैं उनको ऑप्ट करूं। पाकिस्तान से कितना अलग है हिंदुस्तान? इंडिया में हर चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे आपको शलवारों कमीज़ों में लड़कियाँ नज़र आती हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल चेंज नज़र आती हैं। उनकी लैंग्वेज हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उनके खाने बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, उनके पकाने का अंदाज़ बहुत डिफरेंट है। हम एक टाइम में एक सालन खा रहे होते हैं, वो एक टाइम में पता नहीं कितना ज़्यादा सालन खा रहे होते हैं।
पाकिस्तानियों को भारत से रिश्ता कबूल है। अभी किसी हिंदू लड़के का रिश्ता आ जाता है तो क्या कहेंगी? देखूंगी, परखूंगी और अंडर ऑब्जर्वेशन रखूंगी। अगर मुझे सूट कर गया तो मैं हाँ भी कर सकती हूँ। अच्छा, यानी कि हाँ भी कर देंगी? हाँ। वहाँ पर मुस्लिम्स भी तो है ना? कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप कर लेंगी शादी? ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लेंगी, ठीक हो गया। सीमा सरहद के इस पार क्या आई अंजू अलवर से खैबर पख्तूनख्वा क्या पहुंची। पाकिस्तानियों की हिंदुस्तानी बनने की ख्वाहिशें परवान चढ़ने लगी। पाकिस्तानी आपस में एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या? खुद पाकिस्तानियों से ही सुनिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक प्रपोजल मिले और जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा प्रपोजल मिले और लड़का इंडिया से हो, तो क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? एक्सेप्टेड। थोड़ा सा इशू ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में इतने इख्तिलाफात आ चुके हैं कि अगर मेरा ससुराल वहाँ और मायका यहाँ पे और कभी मेरी बंदे से लड़ाई हो ना तो मैं वापस कैसे आऊँगी, बस ये सोचूंगी मैं। लेकिन वाकई अगर इंडिया से रिश्ता आए तो अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूँगी। जहाँ तक रिश्ते की बात है, अगर सलमान खान का और टाइगर श्रॉफ का मुझे प्रपोजल आएगा तो मैं भाग के चली जाऊँगी। लाहौर से लेकर कराची और मुल्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक ऐसी ही चर्चा है। पाकिस्तानी लड़कियों से जब भी हिंदुस्तान से रिश्ते को लेकर सवाल पूछा जाता है तो तपाक से जवाब मिल जाता है। ऑडियंस हमारी इंडिया की है, पसंद करोगी इंडियन लड़के को? हाँ, व्हाई नॉट। शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी? खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे। मैं उनको कहूँगी कि 6 महीने हम उधर रह लेंगे, 6 महीने हम इधर रह लेंगे, ताकि वो भी अपनी मदरलैंड को मिस ना कर सके और हम भी अपनी मदरलैंड को मिस ना कर सकें। तो थोड़ा अर्सा वहाँ गुजर जाएगा, थोड़ा अर्सा यहाँ हंसी खुशी जिंदगी गुजरेगी, कोई लड़ाई भी नहीं होगी। इसे सीमा के सरहद के इस ओर आने का साइड इफेक्ट कहें या कोई और नाम दें, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तानी भारत आने के लिए बेताब है। सवाल यह है कि पाकिस्तानी क्यों हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। मेरा पड़ोसी है ना हिंदुस्तान, मुझे उससे बड़ा प्यार है, पर बड़े दुख की बात है 15 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। मुझे कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं मिला जो जिगर तान के बोले कि चलो मैं तुम्हें इंडिया लेके चलता हूँ। क्यों? ये वही पाकिस्तानी हैं जो चंद साल पहले तक भारत के खिलाफ जहर उगलने में पीछे नहीं रहते थे, लेकिन इस्लामाबाद की थाली खाली क्या हुई? पाकिस्तान की जुबान ही नहीं, लहजा और अंदाज भी बदल चुका है। कई पाकिस्तानी हिंदुस्तान से रिश्ते के लिए तैयार बैठे, तो कईयों की अपनी शर्तें भी हैं। किस तरह का लड़का तुम्हें वैसे पसंद है? खूबसूरत, उसके अलावा नेक सीरत, लेकिन पैसा होना भी तो जरूरी है। पैसा तो लो, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पैसा है। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा पैसा है? हाँ बिल्कुल। पाकिस्तानियों की जुबान यूं ही नहीं बदली, इसकी सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान की तरक्की और कामयाबी का किस्सा है। पाकिस्तानी बॉर्डर के दोनों तरफ का फर्क जानने लगे। अच्छा इंसान होना चाहिए सबसे पहले, अच्छा इंसान होना चाहिए जी, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको हर बारे में पता हो, वो हर तरह से बात। तुम्हारा हांडी रोटी में हाथ बटाया ऐसा? हांडी रोटी में कर लूंगी, बाकी मेरे से डिस्कस जरूर करे सारे काम। ऐसा नहीं है कि दोनों मुल्कों के दौरान पहले रिश्तेदारी नहीं हुई। बॉलीवुड से लेकर आम पब्लिक तक भारत और पाकिस्तान में सरहद पार की शादियों की लंबी रवायत है, लेकिन सचिन की मोहब्बत में 4 देशों की सरहद पार कर हिंदुस्तान आई सीमा को जिस तरह का अपनापन हासिल हुआ, उसने पाकिस्तान के बड़े तबके को कायल बना दिया है। इसलिए बॉर्डर पार इंडिया इंडिया चल रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात की सूरत से, जहां पर छत से गिरी बच्ची, पहली मंजिल से नीचे गिर गई बच्ची। हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के सूरत से, जहां पर छत से ये बच्ची गिरी है और पहली मंजिल से ये बच्ची नीचे गिर गई। और हादसे की आपको बता दें, ये तस्वीर सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है और बच्ची को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है और पहली मंजिल से बच्ची गिर गई। इसके पीछे की वजह क्या है, घटना कैसे हुई, अभी नहीं पता, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के सूरत से, जहां पर छत से ये बच्ची गिरी है और पहली मंजिल से, ये देखिए तस्वीरें कैसे ये बच्ची गिरती है। तुरंत भागकर सब लोग उसे उठाते हैं और अस्पताल के लिए उसको ले जाया जाता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये छोटी बच्ची पहली मंजिल से गिर गई और उसके बाद ये जो पूरा हादसा है ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। आप देख सकते हैं परिवार वालों ने तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया गया।
ये देखिए तस्वीर आपको एक बार फिर हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये बच्ची पहली मंजिल से गिरती है। और बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। लगातार अस्पताल उसको पहुंचाया गया है और इलाज जारी है।